everyone, how are you all? I hope you are doing amazing. Today we are starting with a very new chapter, that is chapter number 7, The Spread of Modern Education in India, from your book Social Science of Class 8. Let's see what we have in this chapter. The basic thing that we are going to read is that modern education and the importance of education की spreading इंडिया में कैसे शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी, ठीक है, एंड क्या क्या रिवोल्ट्स हुए थे, किस किस ने इनिशिएट किया था, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव में हमारा जो हमें आज पढ़ना है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, ड्रॉबैक्स ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन एंड द इंडियाज़ लीडर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. कौन कौन से लीडर्स ने इस पर्टिकुलर आइडिया में कंट्रीब्यूट किया था एंड हेल्प करी थी, ठीक है. अब देखते हैं सबसे पहले द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ब्रिटिश रूल द प्रायोरिटीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी वर कॉन्क्वेस्ट, expansion and consolidation. Therefore, they did not interfere with the educational systems of India. In fact, education was completely neglected by the company. However, after territorial conquests and having established control over Indian revenues, the British felt that they had a cultural mission also, that is to civilize the natives and change their customs and traditions and the values. ओके, तो पहले वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती थी इन दी एजुकेशनल सिस्टम, और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम या फिर इनफैक्ट एजुकेशन ही बिल्कुल निगलेक्ट होती थी इस कंपनी से, मतलब वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे इस चीज़ पे, ठीक है. बहुत सारे ऐसे इंग्लिशमैन थे जिन्होंने मास्टर करी थी इंग्लिश लैंग्वेजेस और वो डिस्कवर करना चाहते थे इंडियन हेरिटेज को, ठीक है, और वो क्या करते थे, ट्रांसलेशन भी करते थे. वन ऑफ देम वॉज विलियम जोन्स. ऐसा एक इंसान कौन थे, विलियम जोन्स, जो एक प्रोफेशन से अपने एक्सपर्ट थे लॉ में, पर वैसे ही वॉज अ लिंग्विस्ट ऑल्सो, ठीक है. आगे देखते हैं. Jones realized that the British officials living in Calcutta at that time had deep respect. तो उन्होंने क्या realize करा कि वो officials जो कैलकटा में रहते हैं they have deep respect for the ancient culture. Britishers को कुछ Britishers काफ़ी अच्छे थे and they had deep effect. They have deep relations and respect with the Indian culture, the ancient Indian culture. ठीक है. उनमें से एक इंसान कौन था, थॉमस कोलब्रूक and Nathaniel Haldane, who had special attitude towards India. उनका attitude towards India बहुत अच्छा था. विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में 1784 में भी बनाई थी, एंड ऑल्सो उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट करी थी लिखनी, जर्नल लिखी थी, उसका क्या नाम था, एशियाटिक रिसर्च, क्योंकि उन्हें एशिया की चीज़ों को, इंडिया की चीज़ों को बहुत ज़्यादा उनके बारे में रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता था. देखो आप देख सकते हो, एशियाटिक सोसाइटी बाय सर विलियम जोन्स. Next, the background to the progress of English education. Then when the British came to India, the educational system here was traditional. जब British India आए थे तो यहाँ का traditional था बहुत ज़्यादा system of education, मतलब चीज़ें बिल्कुल traditional way में कराई जाती थी. They were कहाँ पे क्या क्या थे, पाठशालास, मदरासास and मकतब्स, ये सब चीज़ें यूज़ होती थी for the education, for delivering the education to the people. There was no effort. कोई भी एफर्ट नहीं किया जाता था कि हम चीज़ों को अपग्रेड करें, नए नए कोर्स लेके आएँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता था इंडिया में. ये कंडीशन थी एजुकेशन के फील्ड में, यू कैन ऑल सी, ठीक है. कोई भी अवेयरनेस नहीं थी लोगों के अंदर कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कहीं भी एजुकेशन नहीं यूज़ हो रही थी. एंड दे वर नॉट इवन अवेयर कि बाहर कंट्री में, पूरी बाहर की कंट्रीज़ में, इंडिया से बाहर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स, इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है एजुकेशन की फील्ड में, और इंडिया इज़ वेरी वेरी behind all of them. Certain groups of society started taking interest in the system of education and felt the need of fundamentally different kind of education. ठीक है, तो कुछ जो certain groups of society थी उन्होंने सोचा कि now the education is very important, और अब हमको कुछ ना कुछ steps तो लेने पड़ेंगे for the education, ठीक है. अब देखते हैं सबसे पहला कौन था, क्रिश्चियन मिशनरीज. व्हाट दे बिलीव दैट मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर उसके अंदर उनको लगता था कि इट वुड अंडरमाइन द फेथ ऑफ द इंडियंस इन देयर ओन रिलीजन एंड दे वुड टर्न टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी. उन्होंने क्या लगता था क्रिश्चियन मिशनरीज को कि अगर वो इंडियन
एजुकेशन के अगर वो इंग्लिश एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो वो अपने रिलीजन से, उनकी रिलीजन के लिए वो चीज़ अनफेथफुल, अनलॉयल होगी और वो धीरे धीरे सब टर्न कर जाएंगे क्रिश्चियनिटी के टुवर्ड्स। तो ये एक कंसर्न था किसका? ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज़ का। इंडियन रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने क्या बिलीव किया था कि ये जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें बिल्कुल अबॉलिश, बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए और यही एक मीन्स होगा मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का, और ये बहुत बड़ा एक स्टेप भी होगा। द कमर्शियल एंड मर्सेंटाइल क्लास एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड द मार्केट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स थ्रू मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस। The British government realized the need for introducing modern English education. This realization had 3 causes. अब इसकी जो realization हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रियलाइज़ कर लिया धीरे धीरे कि इंडिया को नीड है कि वो मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन की स्टार्टिंग करे। अब देखते हैं इसकी रूट्स, बेसिकली इन रीजन्स की और रूट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड इंडियंस वुड बी एन एसेट फॉर द सिविल एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एसेट मतलब वो एक एग्जाम्पल, वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी, ठीक है, फॉर दी सिविल एंड जस्टिस। अगर इंडियंस बिल्कुल अच्छे से एजुकेट करा दिए जाएंगे और क्वालिफाई भी करा दिए जाएंगे किसी ना किसी डिग्री से। नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉइंग द एजुकेटेड इंडियंस of different posts would bring down the cost of administration considerably and also ensure loyalty of the Indians to the British Raj. Modern education would reconcile the people of India and the British rules, they would become the admirers. तो उन्हें क्या लगता था? मॉडर्न एजुकेशन से हमारे जो टर्म्स हैं इंडिया के साथ वो अच्छे हो जाएंगे और हम रिकनसाइल कर पाएंगे इंडियंस के साथ। तो उनका ये और एक रीज़न था। आगे बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन की मॉडर्न एजुकेशन था या फिर मॉडर्न एजुकेशन के स्टेप्स थे वो कैसे शुरू हुए, कैसे बिगिन हुए, वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये इन्होंने इस एक्ट की वजह से बहुत इंकरेज हुई थी, इंडियंस बहुत इंकरेज हुए थे और प्रमोट करे, उन्होंने बहुत प्रमोट किया था इंडियंस ने साइंसेस को, कि साइंसेस की एजुकेशन होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस एक्ट ने की वजह से ऑल्सो प्रोवाइडेड एन एनुअल सम ऑफ ₹1 लाख टू बी स्पेंट ऑन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दस बिगिनिंग वॉज मेड एंड फाइनली इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की वजह से एक बिगिनिंग शुरू हो गई इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ऑल्दो हम्बल मतलब छोटी बिगिनिंग थी, ज़्यादा बहुत बड़ी ग्रैंड बिगिनिंग नहीं थी, बट स्टिल बिगिनिंग हुई, दैट वॉज अ गुड थिंग, ठीक है। Elphinstone in his minutes of 1823 recommended the establishment of schools for teaching English and European sciences। तो उन्होंने क्या प्रमोट किया था? उन्होंने प्रमोट किया था एक स्कूल होने चाहिए साइंसेस को पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था बॉम्बे में, जहाँ पे इंग्लिश टॉट हो सकती है, इंग्लिश सिखाई जाती थी और सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंसेस भी पढ़ाए जाते थे। किस लैंग्वेज की थ्रू? क्या मीडियम था? मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन क्या थी? इंग्लिश थी, ठीक है। अब 1833 में एक सिमिलर स्कूल भी सेटअप हुआ पूना में, ठीक है। और 1834 में एलिफिंस्टोन कॉलेज भी बन गया। कहाँ पे बना था? बॉम्बे में, ठीक है। तो आपको ये देखना है एंड लर्न भी करना है। बाय दिस डिमांड फॉर द स्टडी ऑफ इंग्लिश हैड इंक्रीज। अब इस चीज़ों की वजह से इंग्लिश की स्टडी की डिमांड बहुत इंक्रीज़ हो गई और इंग्लिश बुक्स भी बहुत बड़े अच्छे नंबर्स पे सोल्ड होनी स्टार्ट हो गई। और पीपल जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पीपल टू देयर फेथ, उन्होंने काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी स्टार्ट करे। फिर एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, ये पढ़ते हैं हम। द मनी एलोकेटेड बाय द चार्टर एक्ट, एलोकेटेड मतलब जो सारा मनी कलेक्ट हुआ था चार्टर एक्ट की वजह से, वो अनयूज्ड रहा, रिमेन अनयूज मतलब उसको यूज़ नहीं करा गया। कब तक? 1823 तक, ठीक है। मेन टाइम कंट्रोवर्सी आ गई कि मीडियम क्या होगा, इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी या फिर ओरिएंटल लैंग्वेज जैसे संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, इन सब में पढ़ाया जाएगा। दिस वॉज अ वेरी बिग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। द कंट्रोवर्सी सेंटर्ड अराउंड द व्यू whether the medium of instruction should be English or it should be Arabic और संस्कृत। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि संस्कृत में पढ़ाया जाए और अराबिक में पढ़ाया जाए या फिर इंग्लिश में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज को तो अपनी एंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं और जैसे संस्कृत हो गई या फिर अराबिक हो गई, इसको हम ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, एंग्लिसिस्ट क्या बोलते थे कि इंस्ट्रक्शन सारे इंग्लिश में होने चाहिए,
ठीक है। और ओरिएंटलिस्ट क्या बोलते थे कि जो टीचिंग्स हैं वो सारी ओरिएंटल लैंग्वेजेस में देनी चाहिए। तो क्या हुआ था, इस कंट्रोवर्सी को सेटल करने के लिए, इस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी, एक कमेटी अपॉइंट कराई थी, जिसके अंदर डिसाइड हुआ बाय द माइन्यूट, ठीक है, एक नोट्स की वजह से, एक नोट की वजह से क्या चीज़ डिसाइड हुई, जिसने किसने प्रिपेयर किया था, एक्चुअली वो लॉर्ड मैक्यूले। और फाइनली डिसाइड हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ होगी। ये आप आगे पढ़ोगे, दिस इज़ नॉट रिटन हियर बट इट वॉज डिसाइडेड। अब देखते हैं कि लॉर्ड मैक्यूले के माइन्यूट्स में एग्जैक्टली लिखा क्या था, ठीक है। थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले वॉज अ लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक्स काउंसिल। तो वो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक्स के लॉ काउंसिल के। He was an outspoken and an influential critic of the Orientalists. He had a very poor opinion about India. इनका opinion towards India बहुत ज़्यादा poor था. He considered India to be uncivilized. वो क्या consider करते थे कि जो India है it is uncivilized और उसको बहुत ज़्यादा civilized होने की ज़रूरत है, ठीक है। और he believed that a single shelf of good European rivalry is better than the whole native literature of India and Arabia. तो वो क्या बोल रहे हैं, वो इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करते थे इंडिया को कि यूरोप की एक सिंगल लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा सिविलाइज होगी और इतनी ज़्यादा अच्छी होगी अगर मैं कंपेयर करूँ उससे पूरी इंग्लिश और पूरी इंडिया की इंग्लिश से। मतलब एक लाइब्रेरी से उसने पूरे इंडियंस को कंपेयर किया कि वो लाइब्रेरी भी उससे अच्छी होगी, जैसे इंडियंस हैं और उनकी नेटिव लिटरेचर है उनसे भी अच्छी होगी, ठीक है। और वो क्या बिलीव करते थे कि इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे था लोगों के टेस्ट, उनके वैल्यूज़ और उनके कल्चर को बदलने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ था, उनका जो व्यू पॉइंट था, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने भी उनका व्यू पॉइंट ये वाला कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक अप्रूव मैक्यूलेज माइन्यूट्स, तो लॉर्ड विलियम ने भी उसके माइन्यूट्स को बिल्कुल अच्छे से अपना एक्सेप्ट कर लिया था एंड पास करवा दिया था, ठीक है। तो फाइनली उस एक्ट की वजह से एक एक्ट पास हुआ कब, 1835 में मार्च में। और क्या डिसाइड किया गया कि अब जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी लोगों को पढ़ाने के लिए फॉर द एजुकेशन ऑफ द पीपल, तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाएगी हर कॉलेज में और हर स्कूल में, ठीक है। अब it was worth mentioning here that Lord Macaulay intended a great class. Okay, he created a class जिसकी वजह से क्या होता था, जो लोगों के टेस्ट था इंग्लिश में, उनके ओपिनियंस, उनके मॉरल्स, उनका इंटेलेक्ट सब कुछ बढ़ता था, ठीक है। वन बाय वन द नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस बिगैन टू ग्रो, और धीरे धीरे गवर्नमेंट कॉलेजेस का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ 1844। अनदर स्टेप इन दिस डायरेक्शन वॉज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एक और नई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 1844 में, जिसमें क्या बोला गया था कि जो एजुकेशन थी वो सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जिनकी प्रेफरेंस जो है वो साइंसेस हो और वो फेमिलियर हो इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। अब देखते हैं वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वॉज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था किसके लिए, फॉर द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अटेंशन वॉज अगेन फोकस्ड, ठीक है, अटेंशन अगेन दी गई थी किस पे, चार्ल्स वुड के डिस्पैच पे ऑन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ों को इनिशिएट किया था अपने इस आइडिया में। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वर सेटअप इन एवरी प्रोविंस, ठीक है। हर प्रोविंस में एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था कि हर जगह प्रॉपर एजुकेशन कोऑर्डिनेशन में एजुकेशन की मैटर्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। सेकंड क्या था, यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी, जैसे प्रेसिडेंसी टाउन्स में कौन कौन से प्रेसिडेंसी टाउन्स, जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। एंड इन 1857 द मॉडल ऑफ लंडन सोसाइटी, ओके। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट्स भी, देयर वर मेनी अटेम्प्ट्स दैट वर टेकन to bring about the changes in the system of school education. नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स। अब देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या थे। जो प्राइमरी स्कूल्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी फंड्स की, जैसे आप देख सकते हो प्रॉब्लम ऑफ फंड्स वाज देयर। मास एजुकेशन की वजह से प्राइमरी लेवल्स पे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र होते थे, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट क्या होता था कि जो एजुकेशन, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि
5 अगर हम कंपेयर करें तो ओनली 5 में से सिर्फ I would say see they've written also out of 4 out of 5 Indian villages were without. तो 5 में से 4 ऐसे विलेजेस ऐसे होते थे जहाँ पे एजुकेशन दी नहीं जाती थी क्योंकि फंड्स की कमी पड़ती थी. नेक्स्ट इज़ द मीडियम ऑफ इंग्लिश. अब देखो आप सेकेंड पॉइंट में लिख रखा है मीडियम ऑफ इंग्लिश. जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज था, एजुकेशन था, वो इंग्लिश था. ठीक है, और उस लैंग्वेज की वजह से लोगों को बहुत बेनिफिट नहीं होता था, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी अपनी एजुकेशन को गेन करने में क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी लोगों को. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वाज टोटली निगलेक्टेड. अब जो एजुकेशन फॉर गर्ल्स थी वो भी कम्प्लीटली इग्नोर कर दी जाती थी और उसमें भी बिल्कुल भी स्टेप्स नहीं लिए गए थे. तो एक ये ड्रॉबैक था. नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वर्चुअली डिड नॉट एग्जिस्ट. सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस बने थे बट टेक्निकली के लिए, टेक्निकल मैटर्स के लिए कोई भी कॉलेज बिल्डअप नहीं था और कोई भी एजुकेशन वर्चुअली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती थी. नेक्स्ट क्या है, इंडियन लीडर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन में, इसके बारे में पढ़ते हैं. अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, दे वर नॉट ओनली द वंस हु वर प्लानिंग टू एजुकेट द इंडियंस. ठीक है, दे एनलाइटेंड the Indians also, whether they belong from the ruling class, social reformers or intellectuals. ठीक है, तो इन्होंने सबको भी बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया, बी इट वो कोई भी क्लास का इंसान हो. ठीक है, कुछ डिफरेंट पार्ट्स में स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हुई. ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय एंड महात्मा गांधी, ये 4 लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीपल फ्रॉम आवर हिस्ट्री, द सोशल रिफॉर्मर्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था व्हेन इट कम्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया. अ प्रोटेस्ट ऑल्सो वॉज टेकन अंडर द अगेंस्ट द गवर्नमेंट control over education. They set up the national schools and national colleges. तो काफ़ी national schools और colleges भी set up हुए थे, काफ़ी विद्यापीठ बनारस में वो भी बने थे. ठीक है, एंड जामिया मिला इस्लामिया स्कूल एट अलीगढ़ जो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, वो भी बना था. अब यहाँ पे क्या लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, यू कैन सी द पिक्चर. रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टिंग से एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू हेट गोइंग टू स्कूल. तो उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने हमेशा सोचा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसे स्कूल बनाऊंगा जहाँ पे चिल्ड्रन, लोगों को, बच्चों को खुशियाँ मिले एंड वो क्रिएटिव वे में लर्न कर पाएँ, उनको लर्न ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिले एंड दे कैन लर्न एवरीथिंग क्रिएटिवली. ओके, एंड वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने डिज़ायर्स और अपने थॉट्स को लोगों को शेयर कर पाएँ. ठीक है, उन्हें क्या लगता था कि एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स अभी हैं उस टाइम के स्कूल से, जो उनके टाइम का जो उनको स्कूल बनाना था उससे बहुत डिफरेंट थे और उनके क्रिएटिव, बच्चों के जो क्रिएटिव माइंड्स थे उनको पूरा किल कर देते थे, उनको ऐसा फील होता था. अकॉर्डिंगली उन्होंने एक नई यूनिवर्सिटी खोली. व्हाट वाज द नेम, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन. ये शांति निकेतन में एक यूनिवर्सिटी खुली थी, विश्व भारती University, and it was really an abode of peace where living in harmony with nature children could develop their natural activity. तो children अपना पूरा नेचर के अराउंड बैठ के लर्निंग करते थे एंड वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में चीज़ों को गेन करते थे. ठीक है, और ये बहुत अच्छा एक आइडिया था, ग्लोबल आउटलुक था फॉर द टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर टीचिंग द आर्ट्स एंड कल्चर्स टू द पीपल. महात्मा गांधी, हमें पता है ही वॉज अगेंस्ट कॉलोनियल एजुकेशन एंड उन्होंने क्या सिखाया था कि अगर हम लोगों ने ये इंग्लिश एजुकेशन को फॉलो किया तो हमें ऐसा, इंडियंस को ऐसा फील हो सकता है कि कॉलोनियल जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं. देखो लिखा है दे वर सुपीरियर एंड उनकी खुद की प्राइड अपनी कल्चर के लिए पूरी ख़त्म हो जाती थी. ठीक है, ही आर्ग्यूड फॉर that this education had a sense of inferiority. मुझे लगता था कि कोई inferior nature है इस education का जो लोगों को feel हो सकता है. ठीक है, और उनको enslave भी करा सकता है. Therefore, he wanted such an education that could help the Indians recover their sense of dignity and self-respect. During this national movement, he urged students to leave the British institutions in order to demonstrate. तो उन्होंने ये प्रमोट किया था कि तुम इंडियन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो, इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस को लीव कर दो क्योंकि तुमको क्या फील हो सकता है दैट वी आर इन्फीरियर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ठीक है, अब गांधी जी क्या चाहते थे कि गांधी जी की एजुकेशन का मतलब क्या था, ट्रेनिंग ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी, मतलब 3 H's.
पहला एज क्या है, हेड, हार्ट एंड हैंड, कि पूरी बॉडी, इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ माइंड डेवलप हो एजुकेशन की वजह से, आपका ब्रेन डेवलप हो, बट आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका हार्ट, हर चीज़ में डेवलपमेंट आनी चाहिए. एजुकेशन शुड मीन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन. ओके, रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ टीचिंग, ठीक है, महात्मा गांधी स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट एजुकेशन इन इंग्लिश हैड क्रिपल्ड इंडियंस. It had distanced them from their own surroundings and made strangers in their own country. तो लगता था कि इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से जो इंडियंस थे वो अपनी ही भाषा से, अपने ही लोगों से और अपनी ही सराउंडिंग से दूर होते जा रहे हैं. उन्हें बहुत फील होता था कि इंडियन लैंग्वेजेस ही होनी चाहिए मीडियम ऑफ एजुकेशन. तो महात्मा गांधी यूज्ड टू से कि मीडियम ऑफ एजुकेशन हमेशा आपकी अपनी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, कि लोग अपनी देश से, अपने नेशन से, अपने लोगों से और अपनी ऑफ कोर्स कल्चर से बिल्कुल कनेक्टेड रहें. ठीक है. The purpose of education according to Mahatma Gandhi was to develop a person's mind and soul. He did not consider literacy or simple learning to read, write education. ये हमने पढ़ा था कि बॉडी और माइंड और सोल सब कुछ का डेवलपमेंट होना चाहिए. As the nationalist sentiment spread, other thinkers and leaders also began thinking about a system of national education which would be radically different from that was set up by the British. Okay. The leaders of the national movement started to realize that an intellectual and ignorant nation can never make progress. धीरे धीरे लीडर्स को भी रियलाइज़ हुआ कि ऐसा एक नेशन जहाँ पे लोग इग्नोरेंट हैं वहाँ पे कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती. तो काफ़ी स्कूल्स और कॉलेजेस आप देख सकते हो ब्रिटिश स्कूल्स बॉयकॉट कर दिए गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी जी के अंडर लीडरशिप में, और काफ़ी स्वदेशी स्कूल्स और विद्या पाठपीठ स्कूल्स बन गए थे. आप देख सकते हो ब्रिटिश स्कूल्स को हटा दिया गया था एंड न्यू स्वदेशी स्कूल्स की डेवलपमेंट हो गई थी. ठीक है. यहाँ पे क्या मेन इनका ऑब्जेक्टिव था? व्हेन इंडिया केम इंडिपेंडेंट इन 1947, ओनली 24% ऑफ द मेल एंड 7% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशंस वर इलिटरेट. ठीक है. तो आप देख सकते हो दिस इज सच ए गुड थिंग कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो सिर्फ 24% मेल और 7% फीमेल पॉपुलेशन थी जो लिटरेट थी. मतलब ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा बेटर चेंज था एज़ कम्पेयर टू द पास्ट कंडीशंस. द ब्रिटिश हैड इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन द इंडियंस फॉर द सेक ऑफ देयर ओन बेनिफिट, बट दिस प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द इंडियंस. ब्रिटिश ने जानबूझ के इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया था कि वो उनको ही हेल्प करेगी और उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो इंडियन से कुछ भी किसी भी सिनेरियो में बात करेंगे या फिर अपना कुछ काम कराएंगे, पर उनके लिए ही वो चीज़ बुरी हो गई. ठीक है. It is through education that they could consider their past and dedicate themselves to build the future. It is through English education that they could become familiar with the works and views of Picasso, Voltaire, G.S. Mill and other philosophers. They could only then plan a common program to action against the British. Now this is the case study. You can just give it a reading and you can understand it very easily. ये glossary है जो हमने important words पढ़े हैं, जैसे evil हो गया हमारा. ठीक है. reconcile, illiterate, disguise, all these words, the meanings are given. अगर आपको समझना है और या फिर अगर आपको कोई problem हो to understand, you can read the definitions here. This is a short summary for your own revision. Now let's see the answer the following. The first part, that is the MCQ of the exercises. The first MCQ, let's see, the Asiatic Society in Bengal was set up by William Jones. So B1. Next is the second one, in which year was the Elphinstone College set up? Again B, 1823. Whose name is the Educational Dispatch of the 1854 Associated? Charles Wood. If you remember, हमने पढ़ा था Charles Dispatch के बारे में. This is again your B part. Next one, universities were set up at 3 places. Which were the following? Was not one of them. It was only the princely, the princely states, if you all remember, हमने पढ़ा था इसके बारे में. ठीक है. और क्या है जो जिसमें नहीं हुई थी कोई भी यूनिवर्सिटी सेटअप उस टाइम पे? A, दिल्ली. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन किसने एस्टैब्लिश करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर. C. Moving ahead now, fill in the blanks. Now let's see the fill in the blanks. First one, Dash founded the Asiatic Society. William Jones founded the Asiatic Society. Next, before the becoming of the British, only boys were sent to school called
Pathshala. Next, according to Wood's dispatch, the universities were set up in Madras, Bombay and Calcutta. Next, Rabindranath Tagore started the Shanti Niketan to bring the children close to what? Close to nature. True and false. The British decided to introduce modern education in India to get clerks. True. Next, the British educational policy had only positive impacts. False. Third one is again true. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore ने काफ़ी नए तरीके शुरू करे थे. This is very true. James Mill was a severe critic. False. Next we have the answers following questions. Why did William Jones feel the need to study Indian history? Why? Because Indian history, philosophy and law, उनको ऐसा लगता था कि लोगों को बहुत awareness होनी चाहिए about their own thing and whatever they have studied till now, whatever they have been through, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा knowledge होनी चाहिए. So this was the core reason. Okay, now differentiate between Orientalists and Anglicists. ओरिएंटलिस्ट्स कौन थे? जो इंग्लिश लैंग्वेज के मीडियम को फॉलो करना चाहते थे. और एंग्लिस्ट्स कौन थे? जो आई वुड से, आई एम रिपीटिंग द सेकेंड क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट. आप देख सकते हो हमने पढ़ा था एंग्लिस्ट कौन से लोग होते थे. एंग्लिसिस्ट वो लोग होते थे जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते थे कि इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा है एजुकेशन के लिए. और ओरिएंटलिस्ट कौन से होते थे? जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस को प्रमोट करते थे, जैसे संस्कृत, अरेबिक. ओके, ऑल दीज थिंग्स. एक्सप्लेन गांधी जीज व्यूज़ ऑन द नेशनल एजुकेशन. तो आप सीधा गांधी जी वाले पार्ट में जा सकते हो, महात्मा गांधी, एंड वहाँ पे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा दैट ही डिड नॉट वांटेड टू प्रमोट इंग्लिश मीडियम. वाई? क्योंकि उन्हें लगता था कि लोगों को फील होगा कि हम इन्फीरियर हैं और वो अपनी कंट्री से, अपने लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. वुड्स डिस्पैच के बारे में भी हमने सेकंड पेज पे पढ़ा था. यू कैन गेट द आंसर एग्जैक्टली फ्रॉम दैट पैराग्राफ. अब आगे बढ़ते हैं. या दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. आई होप you were able to understand and mark all the things, the small things of this chapter very well. Okay, I will meet you in the next one. Till then, you stay tuned for the next chapter. Take care and goodbye.